हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ की यूनिट 4 पढ़ेंगे। यूनिट 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट 4 में क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं संक्रियाओं का मतलब होता है ऑपरेशंस, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण। प्रगुण मीन्स होता है नियम। तो इसमें हमें क्या देखना है, पूर्ण संख्याओं के बारे में सब कुछ देखना है कि पूर्ण संख्याओं के साथ हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग के जो भी नियम होते हैं, गुणा भाग जोड़ घटा, वो सब नियम हम इसमें देखेंगे पूर्ण संख्याओं में। और देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले हमें पढ़ना है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। फिर देखना है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का लिखना, कि हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को कैसे लिखेंगे। फिर देखना है संख्या रेखा पर योग करना, संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। और नेक्स्ट है कैसे उनका गुणा करेंगे संख्या रेखा पर ही। और नेक्स्ट है पूर्ण संख्याओं पर संख्या रेखाओं के प्रगुण या नियम, और कुछ जो नियम है पूर्ण संख्याओं के वो देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो यहाँ अगर हम देखें कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या की डेफिनेशन देख लेते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को ले लेते हैं तो वही संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि जो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर होते हैं उनके साथ अगर हम शून्य को भी ले लें तो वह पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अगर हम देखें कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर को हम n से दर्शाते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसे हम अनंत तक, मतलब अनलिमिटेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को और ऐड कर दें, जीरो से लिखना अगर शुरू कर दें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक, तो वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा होल नंबर, मतलब कि पूर्ण संख्या। तो ये हो गया कि पूर्ण संख्या क्या होता है। अब यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, यहाँ पे जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो। कभी भी एक नहीं होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्योंकि जीरो भी एक पूर्ण संख्या में आता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ देखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट है क्रमागत पूर्ण संख्या। पहले देखा था हमने कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होती है। तो क्रमागत पूर्ण संख्या में संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा एक होता है। जो क्रमागत पूर्ण संख्या होती हैं उनमें जो संख्याओं के बीच का अंतर होता है वो हमेशा एक होता है। मतलब कि जिन संख्याओं के बीच में उनका अंतर अगर एक हो, संख्याओं के बीच का अंतर, तो वे क्रमागत पूर्ण संख्या कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल के लिए संख्याएं ली हैं। यहाँ पे ली है 4, 5, 6, 7, और भी लिख सकते हैं 8, 9, 10। तो इसमें क्या है, अगर हम इन दोनों का अंतर देखें दो संख्याओं का, जैसे 5 का और 4 का, तो इनका अंतर क्या है, 1। वैसे ही 5 और 6 का देखें तो इनका अंतर क्या है, इनमें 1 का अंतर आ रहा है। वैसे ही 6 और 7 को देखें तो इसमें भी 1 का अंतर आ रहा है। वैसे ही 7 और 8 को देखें तो इसमें भी 1 का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 1 होता है, तो वह क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच वाली संख्या होती है। मतलब कि अगर हम कोई भी 3 क्रमागत पूर्ण संख्या लें, जैसे कि हमने ली 4, 5 और 6, तो जो पहली और तीसरी पूर्ण संख्या है उनके दोनों के जोड़ का आधा बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो करके देखते हैं यहाँ पे, जैसे पहली संख्या है 4 प्लस 6/2, मतलब इसका आधा, तो हो जाएगा 10/2 बराबर 5। तो इसका मतलब है कि जो 3 संख्याएं होती हैं क्रमागत, उसमें पहली और तीसरी संख्या के जोड़ का आधा तीसरी संख्या होती है, मतलब बीच वाली संख्या सॉरी होती है। तो बीच वाली संख्या यहाँ पे आ गई। तो ये पॉइंट ये कहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं
नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। यहाँ हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर कैसे हमें प्रदर्शन करना है, कि पूर्ण संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले बस एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद फिर जहाँ तक भी हमें पूछा जाए कि एक से मतलब कि पूर्ण संख्याओं को 9 तक की पूर्ण संख्याओं को या 5 तक या 6 तक की पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो बस हम क्या कर देंगे, एक रेखा खींचेंगे। फिर उसके बाद 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो ऐसे बस हम लिख देंगे पूर्ण संख्या के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे है कि संख्या रेखा पर योग पूर्ण संख्या पर संख्या रेखा पर योग, मतलब कि पूर्ण संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे जोड़ेंगे। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको हम संख्या रेखा पर कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 2 + 3 को हमें जोड़ना है संख्या रेखा पर। तो बस सबसे पहले हमने एक रेखा खींच दी है। उसके बाद यहाँ पे 2 और 3 है, तो 2 और 3 वैसे जोड़ के कितना होता है, 5 होता है। तो बस हम 5 से ज़्यादा या 5 तक ये जो नंबर है उनको लिख लेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को कैसे हम लिखते हैं, वैसे लिख के ऐसे हमने यहाँ पे ये रेखा बना ली और नंबरिंग कर ली। जैसे 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2 में 3 को जोड़ना है, तो बस सबसे पहले जाएंगे हम 2 पर। अब 2 में क्या करेंगे, +1 जोड़ेंगे पहले। जब +1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। फिर 3 हो गए, यहाँ पे 3 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 नंबर पे आ गए हम। अब 4 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो कितनी जोड़ ली हमने यहाँ पे, 1, 2, 3। तो हमने यहाँ पे 2 में कितने जोड़ लिए, +3। और हमें क्या प्राप्त हुआ, हम किस नंबर पर आ गए, 5। तो बस ऐसे ही हमें वहाँ पे ऐसे लिख के दिखाना है, अगर एग्जाम में आता है तो हमें ये ऐसे करके लिख के पूरा दिखाना है रेखा पर बना के। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5। तो ऐसे हम और भी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है संख्या रेखा पर घटाना। अभी हमने देखा था कि संख्या रेखा पर कैसे हम जोड़ते हैं। अब देखेंगे कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को हम कैसे घटाते हैं। तो बस सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा कि संख्या रेखा पर रेखा बनाकर फिर उस पे संख्याओं को लिखना। तो जैसे हमने यहाँ पे रेखा बनाई और संख्याओं को लिख दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 5, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हमने 5 - 3। फिर 5 में से हमें 3 घटाना है। तो जब हम 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, वैसे 2 मिलता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम 5 में से 3 घटाए तो हम 2 पे पहुंचेंगे या नहीं। तो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम 5, सबसे पहले हम जाएंगे 5 पर। तो हम गए यहाँ पे 5 पर। अब 5 पर हम जाएंगे, अगर हम इधर देखें तो संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमें 5 में से घटाना है। अगर 5 में से हमें जोड़ना होता तो हम इधर साइड में जाते, इधर संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमें 5 में से घटाना है। तो 5 में से घटाना कितने हैं, हमें 3 घटाना है। तो जब हम 5 में से इधर गए 1, तो हमने 1 घटा दिया। फिर हम किस पे पहुंच गए, 4 पर। फिर 4 पर आ गए, फिर 4 से हम फिर चले वहाँ, फिर आ गए हम 3 पर, यहाँ भी हमने 1 घटा दिया। अब 3 से हम फिर चले इधर एक संख्या पीछे, तो यहाँ पे हम 2 पर आ गए। तो हमने कितनी संख्याएं घटा दी, यहाँ पे 1 -1 1 किया, -1 और 1 -1, तो यहाँ पे हमने कितना घटाया, 3। तो जब हम 5 में से हमने 3 माइनस कर दिया तो हम किस किस संख्या पर पहुंच गए, 2 पर। तो इसमें क्या हुआ, 5 में से जब हमने 3 घटाया तो कितना मिला हमें, 2। तो ऐसे ही हम और संख्याओं को घटाना सीख सकते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट, संख्या रेखा पर गुणन। चलो हमने जोड़ना सीख लिया और घटाना सीख लिया। अब हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर हम कैसे गुणा करें। ये क्वेश्चन में आता है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को गुणन बताइए, तो हमें ऐसे ही जो मैंने बना रखा है ऐसे ही आपको बना के वहाँ दिखाना है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है हमने 2 × 5। 2 × 5 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो यहाँ पे अगर 2 × 5 करें तो कितना आता है, 10। तो अब हम देखेंगे कि हम क्या 10 प्राप्त कर पाएंगे यहाँ पे, तो चलिए। लेकिन पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 × 5। 2 × 5 का मतलब है कि अगर हम देखें 2 को हमने कितनी बार जोड़ा है, 2 में ही। तो 2 + 2 + 2 + 2
प्लस 2। अगर हम 2 को 5 बार जोड़ें तो कितना प्राप्त होगा हमें 10। तो हम इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जीरो से। पहले संख्या रेखा बनाएंगे, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर हम 2 नंबर आगे चलेंगे यहाँ पे। जब हम 2 नंबर आगे चलेंगे, 2 चल लिए यहाँ पे, एक बार हमने 2 जोड़ लिया। फिर उसके बाद फिर से 2 खाने हम आगे जाएंगे यहाँ पे। तो हम किस पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे 2 कर लिया हमने तो 4 पे पहुँच गए। फिर 4 के बाद फिर से हम 2 खाने आगे जाएंगे, तो किस पे पहुँच गए हम, 6 पे। हमने कितनी बार जोड़ लिए, 2 बार, 3 बार। अब हम 6 से फिर 2 खाने आगे जाएंगे, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 8 पर। फिर से हम 2 पर 2 खाने आगे जाएंगे 8 से, फिर हम किस पे पहुँच जाएंगे, 10 पे। तो हमने 2 को कितनी बार जोड़ा, यहाँ पे 5 बार। 2 गुणा 5 का ही मतलब होता है कि 2 को हमने 2 में ही 5 बार जोड़ा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो 2 को जब हमने 5 बार जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 10। तो ऐसे हम गुणा का अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको ऐसे करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि संख्या रेखा पर भाग। अभी तक हमने देख लिया था जोड़ना, घटाना और गुणा। अब हम देखेंगे संख्या रेखा पर कैसे भाग करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि 10 को हमें भाग करना है 2 से। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक रेखा बना लेते हैं और वो रेखा हम 10 तक बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमने 10 तक बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम 10 में 2 से भाग करेंगे तो संख्या कम होगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से मतलब बड़ी तरफ से चढ़ लेंगे छोटी नंबरों की तरफ। और यहाँ पे हमें चलना कैसे है कि 2 से हमें भाग देना है 10 में, तो हमें 2 2 के जोड़े में चलना है। मतलब 2 2 के जोड़े में हमें चलना कहाँ तक है, 0 तक। और जहाँ 0 तक हम 2 2 के जोड़े में चलेंगे तो जितने जोड़े बनेंगे वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, 10 से हम स्टार्ट करते हैं चलना 2 के जोड़े में। तो पहले हम चले 2 जोड़ा, तो आ गए 8 पर, एक। फिर 8 से फिर चलेंगे हम 1 2 के जोड़े पर, फिर आ जाएंगे हम 6 पर। फिर से चलेंगे हम 6 से 2 जोड़े पर, फिर आ जाएंगे हम 4 पर। तो यहाँ पे कितने जोड़े चल लिए हमने, 1 2 3। लेकिन हमें चलना कितना है, 0 तक। अब हम 4 से फिर 2 के जोड़े पर चलेंगे, तो कितने पे आ जाएंगे, 2 पर। यहाँ पे कितने, 4 जोड़े चल लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से फिर हम 0 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे 0 पे पहुंचने पर हमें कितने जोड़े चलने पड़े, तो यहाँ पे दो, दो जो हमने चले यहाँ पे वो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 5। लेकिन जो संख्या रेखा पर हमें दिखाना है वो इसी तरह से संख्या रेखा बनाकर फिर उसको हमें दिखाना है। तो ऐसे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को हम भाग करके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण या नियम। मतलब कि पूर्ण संख्याओं पर हम क्या क्या संक्रिया या ऑपरेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अभी तक हमने देखा कि पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। अब हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं पर हम कौन कौन से नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं हम पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण या नियम। सबसे पहले देखेंगे हम पूर्ण संख्याओं पर योग के कौन कौन से नियम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला नियम देखते हैं हम योग में, वो है योग का संबरक नियम। तो पहला क्या है, योग का संबरक नियम। संबरक नियम को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लोजर लॉ। तो यहाँ पे योग का संबरक नियम देखेंगे। तो संबरक नियम क्या कहता है, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। मतलब कि अगर हम दो पूर्ण संख्याएं लें कोई भी और उनका योगफल करें तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि 3 + 4 को जब जोड़ा तो हमें 7 प्राप्त हुआ। तो 3 भी यहाँ पे पूर्ण संख्या है और 4 भी यहाँ पे पूर्ण संख्या है, और इन दोनों के जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त हुई वो भी पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि योग का जो संपर्क नियम है वो पूर्ण संख्याओं को फॉलो करता है। तो ये देख लिया हमने योग का संपर्क नियम। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि क्या योग का संपर्क नियम पूर्ण संख्याओं को फॉलो करता है, तो वहाँ तो हमें लिखना है कि हाँ, योग का जो संपर्क नियम है वो पूर्ण संख्याओं को फॉलो करता है।
या पूर्ण संख्या योग के संपर्क नियम को फॉलो करती है। तो यहाँ पे हो गया ये योग के गुण में पहला योग का संपर्क नियम। अब देखेंगे दूसरा है योग का क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय प्रगुण। तो इसको हम देखेंगे। दूसरा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें है दो पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने से अपरिवर्तित रहता है। मतलब कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। अगर कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं, मान के चलिए ये a पहली पूर्ण संख्या है और b जो है वो दूसरी पूर्ण संख्या है कोई भी। तो पहले हमने a प्लस बी किया, मतलब पहले हमने a को रखा जोड़ में, बाद में b को रखा। फिर बाद में अगर हम रखें, पहले b को रख देते हैं मतलब दूसरी संख्या को, और फिर बाद में पहली संख्या को। तो इसके जोड़ने के बाद कोई भी इनके जोड़ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल के लेके देखते हैं, मान के चलिए a बराबर हमने ले लिया 3 और b बराबर हमने ले लिया 2। तो सबसे पहले a प्लस बी करते हैं हम। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 करते हैं, और इधर फिर दूसरा करते हैं b प्लस ए, मतलब पहले हम 2 को जोड़ लेते हैं फिर 3 को जोड़ लेते हैं। तो ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा। अगर दोनों बराबर आ जाती हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही पूर्ण संख्याएं आ रही हैं और दोनों ही बराबर आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो योग का क्रम विनिमय नियम है वो पूर्ण संख्याएं फॉलो करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है योग का तत्समक अवयव। यहाँ पे देखेंगे योग का तत्समक अवयव क्या होता है। तो जैसे इसमें है किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि जो योग का तत्समक अवयव होता है वह जीरो होता है। योग का जो तत्समक अवयव होता है वह जीरो होता है, क्योंकि अगर किसी भी पूर्ण संख्या में हम जीरो को जोड़ दें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो योग का जो तत्समक अवयव होता है वह जीरो होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है हमें 7 प्लस जीरो, तो 7 ही आया। तो इसमें क्या है, इसी प्रकार जीरो को योग का तत्समक अवयव बोलते हैं। जैसे एक मतलब क्वेश्चन में आता है कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है या जीरो होता है। तो उसमें हम क्या लगाएंगे कि जीरो होता है योग का तत्समक अवयव। तत्सम जैसे होता है कि वैसे का वैसे ही वो संख्या रहे। अगर हम किसी भी संख्या को उसमें जोड़ें तो वह संख्या वैसी की वैसी रहे। तो अगर हम जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसलिए जीरो क्या है, योग का तत्समक अवयव। अब देखते हैं नेक्स्ट है, अभी देखा हमने योग का तत्समक अवयव। अब देखते हैं फोर्थ जो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं पूर्ण संख्याओं में, वो है योग का साहचर्य प्रगुण। अभी हमने देखा था संबरक नियम और क्रम विनिमय नियम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि योग का साहचर्य प्रगुण क्या होता है। साहचर्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ क्या फॉलो करता है पूर्ण संख्याओं के लिए। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे तीन संख्याएं हैं a b और c। तो यहाँ पे पहले हमने पहली दो संख्याओं को जोड़ दिया, फिर बाद में तीसरी संख्या को जोड़ दिया। उसके बाद क्या किया, पहले हमने पहली संख्या को जोड़ दिया, उसके बाद उसमें बाद की दो संख्याओं को जोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे जोड़ते हैं और ऐसे, तो आंसर में कोई भी अंतर नहीं आता है। जैसे हम जोड़ के देख लेते हैं, a बराबर अगर हम मान लेते हैं 2, बी बराबर मान लेते हैं 3 और सी बराबर मान लेते हैं 4। तो अगर हम इसको जोड़ के देखें a प्लस बी प्लस सी, पहले a प्लस बी प्लस सी मतलब कि पहले हम पहली संख्या को जोड़ते हैं इसमें 2 प्लस 3, पहली और दूसरी को, फिर उसमें हम तीसरी को जोड़ देते हैं, कितना 4। और इधर हम क्या करेंगे, पहली संख्या को जोड़ेंगे पहले 2 प्लस, इसके बाद पहली संख्या में इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे बाद में, b प्लस सी, तो b कितना है 3 प्लस c कितना है 4। इससे क्या आएगा, 2 + 3 कितना हो गया 5 प्लस 4, और यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे कितना आया 3 प्लस 4 7। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ कितना आया 5 और 4 9, और यहाँ पे कितना आया 2 + 7 9। तो इसका मतलब है कि योग का जो साहचर्य प्रगुण है वो मतलब कि पूर्ण संख्याएं जो है वो योग के साहचर्य प्रगुण को फॉलो करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अभी तक देखा था हमने योग के नियम, अब देखेंगे हम पूर्ण संख्याओं पर घटने के प्रगुण या घटने के नियम। तो यहाँ पे हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं पर घटने के नियम। तो पहला जो नियम है यहाँ पे घटने का, वो है घटाने का संबरक प्रगुण। अभी हमने पहले देखा था कि जोड़ने का संबरक प्रगुण
यहाँ पे है घटाने का संवर्ग प्रगुण। इसमें किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव पूर्ण संख्या नहीं होता है। मतलब कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो उनका जो सॉल्यूशन है वो पूर्ण संख्या नहीं आता है। फिर है इसीलिए घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवर्ग नहीं है। मतलब कि ये जो नियम है घटाने का संवर्ग प्रगुण, ये पूर्ण संख्या फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि अगर हमने 8 एक पूर्ण संख्या है और 3 भी, 8 में से हमने 3 को घटाया तो हमें 5 प्राप्त हुआ। तो 5 तो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अगर हम और करके देखते हैं, 5 माइनस 7, अगर हम 5 में से 5 भी पूर्ण संख्या है और 7 भी पूर्ण संख्या है, तो जब हम 5 में से 7 को घटाएंगे तो हमें -2 प्राप्त हो रहा है। लेकिन -2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है और सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये फॉलो कर गया एक केस में, लेकिन दूसरे केस में ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो मतलब लेकिन जो नियम है वो फॉलो तभी होता है जब सारे केस में फॉलो करे। तो यहाँ पे पहले में तो फॉलो हो गया लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो घटाने के संवर्ग प्रगुण को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे और भी है, 5 में से सॉरी 4 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। तो -1 भी पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये तो था घटाने का संवर्ग प्रगुण। अब देखते हैं घटाने का क्रम विन्वय प्रगुण। पहले देखा था हमने जोड़ने का क्रम विन्वय प्रगुण, जोड़ने वाले फॉर्मूले में, और घटाने वाले में हम देखेंगे घटाने का क्रम विन्वय प्रगुण। तो यहाँ पहले था a प्लस बी बराबर b प्लस ए, लेकिन यहाँ है a माइनस बी डज नॉट इज इक्वल टू v माइनस ए। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो नियम है ये फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे नहीं करता है। तो जो घटाने का क्रम विन्वय प्रगुण है, पूर्ण संख्याओं के घटाने की संक्रिया में ये नियम लागू नहीं होता है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि क्यों नहीं होता है। अगर हम देखें कि 5 माइनस ए, जैसे 5 बराबर हमने ए मान लिया और 0 वी मान लिया, तो वो 5 में से अगर हमने 0 घटाया तो 5 आ गया, एक पूर्ण संख्या, ठीक है। अगर वही हम b माइनस ए कर देते हैं, मतलब कि v मतलब 0 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो हमें -5 प्राप्त होता है। लेकिन -5 का है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए a माइनस बी डज नॉट इजकल टू v माइनस ए, मतलब कि a माइनस बी नहीं आ रहा है बराबर b माइनस ए के। तो इसीलिए जो है घटाने का क्रमन में जो नियम है वो पूर्ण संख्याओं को फॉलो नहीं करता। ये पूर्ण संख्या घटाने के क्रमबद्ध में प्रगुण को फॉलो नहीं करती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे घटाने में शून्य की तत्समकता। पहले जब जोड़ वाला वो फॉर्मूला था, ये नियम था, उसमें हमने देखा था कि जोड़ की तत्समकता क्या होती है। अब हम देखेंगे घटाने में शून्य की तत्समकता क्या होती है। तो घटाने में शून्य की तत्समकता यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, कोई भी संख्या में से अगर हम 0 को माइनस कर देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन अगर हम 0 में से उस संख्या को माइनस करते हैं तो क्या हमें वही संख्या प्राप्त होती है? नहीं। तो हमें जैसे हमने 2 से 0 को माइनस किया तो हमें 2 प्राप्त हो गई। लेकिन जैसे ही हमने 0 से माइनस किया 2 को तो हमें -2 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो घटाने में शून्य की तत्समकता है वो यहाँ पे घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए 0 दशमलव अवयव नहीं है। मतलब कि घटाने की संक्रिया में क्या है, पूर्ण संख्या के लिए 0 एक तत्समक अवयव नहीं है। लेकिन जोड़ में क्या था कि जोड़ में 0 एक तत्समक अवयव था, क्योंकि वहाँ पे संख्या को अगर हम 0 के साथ जोड़ते तो भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही थी, या 0 को हम किसी संख्या के साथ जोड़ते हैं तो भी हमें वहाँ पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही थी। तो यहाँ पे क्या है कि 0 घटाने के नियम में एक तत्समक अवयव नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट जो नियम है। हमने अभी क्रम विनिमय नियम और साथ क्रम विनिमय नियम तो देख लिया और संपर्क नियम देख लिया। अब तीसरा नियम यहाँ पे देखेंगे घटाने वाले में, वो है घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण, कि ये क्या ये पूर्ण संख्या इस नियम को फॉलो करती है या नहीं, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 3 संख्याएं हम लेते हैं ए बी सी। मतलब कि पहले हमने a माइनस बी किया, फिर पहले हमने 2 संख्याओं को माइनस किया, फिर तीसरी को माइनस कर दिया उन दोनों को माइनस करने के बाद। और इधर क्या किया है, हमने पहली संख्या में से हमने बाद की दोनों संख्याओं को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें,
ये दोनों जो है क्या, ये बराबर अगर आ जाते हैं तो पूर्ण संख्या फॉलो करती है घटाने की संक्रिया में साहचर्य प्रगुण को। अगर नहीं आते हैं तो ये फॉलो नहीं करती है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि ए की वैल्यू अगर हम 7 ले लेते हैं, बी की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं और सी की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस बी, मतलब पहले दो संख्याओं को माइनस कर देंगे साथ में, ए माइनस बी। उसके बाद उन दोनों संख्याओं का जो माइनस आएगा उसमें से हम तीसरी संख्या को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हमने दो संख्याओं को माइनस किया, फिर तीसरी को कर दिया। तो यहाँ पे 2 आया, 5 में से 7 गया तो कितना आया, 2, माइनस तीसरी संख्या कितनी है, 3, तो -3। और यहाँ पे क्या किया, पहली संख्या में से हम इन दोनों संख्या को माइनस करेंगे। तो पहली संख्या क्या है, यहाँ पे ए 7 है, तो 7 में से हम माइनस कर देंगे लास्ट के दो संख्याओं। तो लास्ट के दो संख्या क्या है, बी और सी। तो बी कितना है, 5 -3। तो यहाँ पे क्या आया, 2 - 3 अगर हम करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। और अगर हम देखें इधर 7 माइनस इधर +2 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाए, तो यहाँ पे हमें 5 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं आया। तो जो घटाने की संक्रिया में तो घटाने की संक्रिया में जो साहचर्य प्रगुण है वो पूर्ण संख्या में, मतलब कि पूर्ण संख्या इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो ये फॉलो होता। तो यहाँ पे देखा हमने, घटाने पहले देख लिया हमने जोड़ने के नियम, और ये देख लिया हमने घटाने के नियम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, कि जोड़ना और घटाना देख लिया। अब देखेंगे गुणा के नियम क्या पूर्ण संख्या फॉलो करती है। तो सबसे पहले वही गुणन का संपर्क नियम, मतलब कि जोड़ का संपर्क नियम देख लिया हमने, और घटान का संपर्क नियम देख लिया। अब हम देखेंगे गुणन का संपर्क नियम। तो यहाँ पे क्या कहता है, गुणन का संपर्क नियम, दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद एक पूर्ण संख्या प्राप्त है, अर्थात पूर्ण संख्याएं गुणन के संपर्क नियम का पालन करते हैं। तो क्या है, जो गुणन का संपर्क नियम है उसको पूर्ण संख्याएं पालन करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लेते हैं हम, और उनका जो गुणनफल है वो पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 5 भी पूर्ण संख्या है, और इन दोनों का जो हमने गुणा किया 10, तो 10 भी हमें क्या पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। और संख्या लेके देख लेते हैं, 3 और 6, तो 3 जब 18, 18 भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। और भी लेके देख लेते हैं, 4 गुणा 5, तो 20, 20 भी हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। मतलब कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब जो गुणन का संपर्क नियम है, मतलब कि पूर्ण संख्या गुणन के संपर्क नियम का पालन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है गुणन का क्रम विनिमय नियम। अब गुणन का क्रम विनिमय नियम देखते हैं हम। इस नियम का भी पालन करते हैं, मतलब कि a गुणा बी बराबर b गुणा a। अगर हम a बराबर 5 ले लेते हैं और b बराबर ले लेते हैं 4, तो पहले हम a गुणा b कर देंगे, पहले हम 5 के गुणा 4 से कर देंगे, और बाद में अगर हम 4 के गुणा 5 से करते हैं तो दोनों वैल्यू हमें समान प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं और हमें पूर्ण संख्याएं भी प्राप्त हो रही हैं। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं वो गुणन का क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण अभी देखा था हमने, शून्य के साथ जोड़ का तत्समक अवयव और घटा का तत्समक अवयव। अब हम देखते हैं गुणा का। तो गुणाके में क्या होता है, शून्य का गुणन प्रगुण, इसमें है पूर्ण संख्याओं में किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर हमें गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। इसमें है कि अगर हम किसी भी शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। और 0 क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब है कि जो शून्य का प्रगुण है, मतलब कि पूर्ण संख्याओं का जो गुणन प्रगुण है वह क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। और ये भी इस नियम को फॉलो करता है। गुणन का शून्य का गुणन प्रगुण जो है, जो पूर्ण संख्याएं हैं वो इसको फॉलो करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है गुणन का तत्समक अवयव। अभी था गुणन का प्रगुण, तो यहाँ पे शून्य का प्रगुण। अब हम देखते हैं गुणन का तत्समक अवयव। तो गुणन का तत्समक अवयव में क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं में से किसी संख्या में एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं।
इसमें है कि अगर एक के साथ मतलब कि पूर्ण संख्याओं में से किसी संख्या में एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। कि अगर हम एक से अगर किसी भी संख्या में किसी भी पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने एक के साथ गुणा किया जीरो का, तो हमें जीरो प्राप्त हुआ। तो जीरो क्या है? जीरो एक पूर्ण संख्या है। वैसे ही अगर एक के साथ हम गुणा करें पाँच के, तो हमें क्या प्राप्त होगा? पाँच। तो पाँच भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब है कि जो एक है वो गुणन का तत्समक अवयव है। बल्कि एग्जाम में आता है कि गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है पूर्ण संख्याओं के लिए? तो पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन का तत्समक अवयव एक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है गुणन का साहचर्य प्रगुण। गुणन का साहचर्य प्रगुण, इसमें था गुणन का साहचर्य प्रगुण। किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के गुणनफल में यदि किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल को अन्य तीसरे गुणा से गुणा किया जाए तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे हम तीन संख्याएं लें, पहले दो संख्याओं को गुणा करते हैं तीसरी संख्या से, फिर पहली संख्या के साथ हम बाद की दो संख्याओं को गुणा कर दें तो हमें वही वैल्यू प्राप्त होती है। तो इसका मतलब है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो गुणन का साहचर्य प्रगुण को फॉलो करती हैं। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पे अगर a बराबर हम मान लेते हैं दो, b बराबर तीन और c बराबर मान लेते हैं चार, तो यहाँ पे पहले हम पहली दो संख्या को गुणा कर लेते हैं। तो अगर a गुणा b करें तो दो गुणा तीन तो आ जाएगा छः गुणा, और जो तीसरी संख्या है वो बाद में गुणा करें चार। अगर इधर करें पहली संख्या a से, तो पहली संख्या a क्या है? दो गुणा, और बाद की दोनों संख्याएं क्या है? तीन गुणा चार, तो तीन गुणा चार। तो पहले हम दो लिख लिया ये पहली संख्या। अब ये जो लास्ट की संख्या है उनके साथ दो की गुणा करते हैं, तो लास्ट की संख्या क्या है? चार दिया बारह, तो हमने बारह लिख लिया यहाँ पे। अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो जाएगा छः चौक चौबीस, और इधर भी क्या आएगा? बारह दूनी चौबीस। तो इसका मतलब है कि दोनों समान आए हैं और पूर्ण संख्याएं में प्राप्त हुई हैं। तो इसका मतलब है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो गुणन का साहचर्य नियम या प्रगुण को फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। वितरण नियम को इंग्लिश में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। तो यहाँ है a गुणा बी प्लस सी बराबर a गुणा बी प्लस, यहाँ पे आएगा a गुणा सी, a गुणा बी प्लस a गुणा सी। तो ये क्या है? पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम जो है वो पूर्ण संख्याएं जो है इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल से समझें कि ये जो पार्ट है उसके और ये दोनों बराबर आने चाहिए, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर a की वैल्यू a b c, अगर a की वैल्यू हम दो मान लेते हैं, b की वैल्यू तीन और c की वैल्यू चार, तो यहाँ पे अगर हम पुट करें a की वैल्यू a गुणा बी प्लस सी बराबर ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। तो यहाँ पे अगर हम लिखें ए की वैल्यू कितनी है? दो गुणा बी की वैल्यू कितनी है? तीन प्लस सी की वैल्यू कितनी है? चार बराबर ए कितना है यहाँ पे? दो गुणा बी कितना है? तीन प्लस ए कितना है? दो और सी कितना है? चार। अगर हम इसको सॉल्व करें दो गुणा ये कितना आएगा? सात बराबर ये दो दिया छः प्लस ये कितना आएगा? दो चौक आठ। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ कितना आएगा? दो, यहाँ पे आ जाएगा चौदह, और इधर क्या आ जाएगा? इधर भी आ जाएगा चौदह। तो इसका मतलब है कि जो गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम जो है वो पूर्ण संख्या इसको फॉलो करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है गुणन का घटाने पर वितरण नियम। गुणन का घटाने पर वितरण नियम, अभी था गुणन का जोड़ने पर, यहाँ पे जोड़ था, अब है गुणन का घटाने पर वितरण नियम। तो ये भी क्या है? पूर्ण संख्या इसको भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे a गुणा बी माइनस सी बराबर a गुणा बी माइनस ए गुणा सी। तो अगर हम इसको फिर से एग्जाम्पल के थ्रू समझें, a बराबर दो मान लेते हैं और b बराबर मान लेते हैं चार और c बराबर मान लेते हैं तीन। तो यहाँ पे अगर हम करें पुट करते हैं तो a की वैल्यू कितनी है? दो गुणा b कितनी है? चार माइनस c कितना है? थ्री बराबर a कितना है?
2 गुणा b कितना है 4 माइनस a कितना है 2 और c कितना है 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 गुणा यह कितना आएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बराबर ये 4 दूनी 8 माइनस ये कितना होगा 2 तिया 6। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 बराबर 8 में से 6 जाएंगे यहाँ पे 2। तो इसका मतलब है कि गुणन का घटाने पर जो वितरण नियम है वो भी पूर्ण संख्याएं इसको फॉलो करती हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि क्या गुणन का घटाने पर वितरण नियम जो पूर्ण संख्याएं हैं उसे फॉलो करती हैं, हाँ या नहीं। और फिर कि अगर उसे प्रूव करके हमें दिखाना है तो हम ऐसे फॉर्मूला लिख के और संख्याओं को पुट करके और दोनों संख्या अगर बराबर आती हैं तो हम ऐसे करके इसे दिखा सकते हैं। अगर दोनों संख्या बराबर आती हैं तो इसका मतलब है कि ये फॉलो करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। अभी तक हमने 3 पढ़ ली, जोड़ना, घटाना और गुणा। अब हम देखेंगे भाग का नियम। अब यहाँ पे देखेंगे पूर्ण संख्या में भाग की संक्रिया। तो सबसे पहले देखेंगे भाग की संक्रिया में संभरक प्रगुण, मतलब कि सबसे पहले संभरक नियम को हम देखेंगे। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, किसी पूर्ण संख्या से ही भाग देने पर हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो इसीलिए ये नियम पूर्ण संख्या में फॉलो नहीं होता है। मतलब कि भाग की संक्रिया में संभरक प्रगुण, अगर हम किसी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल है वो हमेशा हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। तो अगर जैसे हम एग्जाम्पल से समझें कि कोई भी पूर्ण संख्या लेते हैं, मान के चलिए हमने एक 4 पूर्ण संख्या ले ली और उसको भाग करते हैं 2 से तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। अगर वैसे ही हम लेते हैं एक संख्या लेते हैं 5 और 5 को अगर हम भाग करें 4 से तो क्या हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी? नहीं होगी। अगर हम 4 से भाग करेंगे इसमें तो हमें 0.8 प्राप्त होगा। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दशमलव में बोल सकते हैं, तो दशमलव एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि जो भाग की संक्रिया में संभरक प्रगुण है वो पूर्ण संख्या को फॉलो, क्योंकि पूर्ण संख्या उसको फॉलो नहीं करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग। क्योंकि शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग कर किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देने पर परिभाषित नहीं है। मतलब कि अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है। अगर यहाँ पे कोई भी हम पूर्ण संख्या लेते हैं, मान के चलिए हमने यहाँ पे पूर्ण संख्या ले ली 3, तो अगर हम 3 पूर्ण संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या हम भाग दे सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है, अपरिभाषित होता है, क्योंकि परिभाषित नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पूर्ण संख्या में 1 से भाग, किसी भी पूर्ण संख्या में जब हम 1 से भाग देते हैं तो हमें क्या पूर्ण संख्या प्राप्त होती है या नहीं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने 5 एक पूर्ण संख्या ली है, उसमें हमने 1 से भाग दिया है तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त हुई है। और हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0 एक पूर्ण संख्या है, उसमें हम 1 से भाग देते हैं तो हमें 0 मतलब कि वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट शून्य में किसी शून्यतर पूर्ण संख्या से भाग। शून्य में शून्यतर का मतलब होता है कि शून्य के अलावा और कोई भी संख्या को हम पूर्ण संख्या से भाग करेंगे। तो यहाँ पे देंगे शून्य में अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या या शून्य के अलावा किसी भी संख्या से अगर हम भाग देंगे तो हमें हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। तो भागफल हमें हमेशा क्या शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे हमने 0 में भाग दिया 5 से तो हमें 0 प्राप्त हुआ। वैसे ही हम 0 में अगर भाग देंगे 6 से तो भी हमें 0 प्राप्त होगा। अगर वैसे ही हम 0 में भाग देंगे 4 से तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। अब है नेक्स्ट है किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या का भाग देना तो हमें हमेशा 1 प्राप्त होता है। मतलब किसी भी पूर्ण संख्या में शून्योत्तर का मतलब होता है शून्य के अलावा और कोई सी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे हमने ये 50 ली पूर्ण संख्या और दूसरी 50, मतलब किसी भी पूर्ण संख्या से एक जैसी पूर्ण संख्या से अगर हम पूर्ण संख्या में भाग देंगे तो हमें भागफल हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। जैसे अगर हम 50 में भाग देंगे 50 से तो 1 बार ही जाएगा तो हमें शेषफल के भागफल क्या प्राप्त होगा 1। वैसे ही यहाँ पे 46 में भाग देंगे 46 से तो हमें 1 प्राप्त होगा। अगर हम 4 में भाग देंगे 4 से तो हमें हमेशा 1 ही प्राप्त होगा।
तो यहाँ पे हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है और जो यूनिट 5 है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।